जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का जीएस की पाठशाला में। दोस्तों ये सामान्य भूगोल का सार है, ठीक है। ये इसका पहला वीडियो है। बेसिकली ये जो जीएस दृष्टि है घटना चक्र की, उसी का ये वीडियो है, ठीक है। बेहतरीन तरीके से मैं समझाऊंगा। इसमें जो फैक्ट्स दिए हुए हैं ये आपको आने वाली सभी परीक्षाओं मतलब सभी, चाहे वो आपके स्टेट पीएससी का एग्ज़ाम हो या फिर आपका कोई वनडे एग्ज़ाम हो, कोई भी, ठीक है। चाहे यूपी ट्रिपल एस सी हो, ठीक है, एसएससी का एग्ज़ाम हो, क्योंकि ज्योग्राफी और हिस्ट्री ये सब साइंस ये सब कॉमन सब्जेक्ट होते हैं। जीएस जहाँ भी पूछा जाता है वो आपको हर जगह ये सारे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इसको आप ध्यान से देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा। इससे पहले हिस्ट्री के मैंने 2 वीडियोज़ अपलोड किए हैं चैनल पर। अगर उसको नहीं देखा है तो देख लीजिए आप उसको, ठीक है। उसको भी करवा दूंगा मैं और इसको भी करवाऊँगा, ठीक। तो इसको देखिए और बेहतरीन तरीके से रिवीज़न कीजिए अपना, ठीक है। आरओ के लिए और आपका जो यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम है, इन सब में ज्योग्राफी के बहुत सारे प्रश्न आते हैं, ठीक है। यकीन मान के चलिए कि 15 से 20 प्रश्न दोनों में आपको देखने को मिलते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक। तो इसको बहुत ध्यान से देखिएगा और लाइक और शेयर सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत का भूगोल, भारत का सामान्य परिचय देख लीजिए। देखिए भारत जो है ये उत्तरी गोलार्ध में, पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में ये अवस्थित है, ठीक। ये आप जब मैप देखते हैं तो उसमें आपको वर्ल्ड मैप में आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। इसमें कुछ कुछ चीज़ें दी हुई हैं, जैसे कि आप देखिए सीमावर्ती पड़ोसी देश, विश्व में भारत का क्या स्थान है, ठीक है। अवस्थिति एवं विस्तार, भारत एवं कर्क रेखा, ठीक है। भारतीय मानक समय क्या है, दूरस्थ बिंदु भारत के क्या क्या हैं, और ये सीमावर्ती या पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। तो ये सारी चीज़ें हम जो है आपको आगे जो आने वाले जो इसमें चैप्टर हैं वो मैं इसमें आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम विश्व में भारत का स्थान यानी कि क्षेत्रफल के आधार पर, अवस्थिति के आधार पर ये सारी चीज़ें आगे बताते हैं, ठीक है। देखिए विश्व में भारत का स्थान देख लीजिए किस किस हिसाब से, जैसे क्षेत्रफल के हिसाब से, क्षेत्रफल के हिसाब से 7वां स्थान है भारत का, ठीक है। तो पहले स्थान पे कौन सा है, तो रूस है, ये भी याद रखिएगा। कनाडा है दूसरे स्थान पे, तीसरे पे यूएसए, चौथे पे चीन, फिर ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और उसके बाद भारत। ये 2019 का यूएन का जो डेटा है उसके हिसाब से ये बताया गया है कि भारत भैया जो है अपना भारत देश वो क्षेत्रफल के हिसाब से 7वां देश, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एशिया महाद्वीप में मैंने बताया कि एशिया महाद्वीप में है, ये एक दक्षिण एशियाई देश है बेसिकली, ठीक है। और वैसे अगर पूरे ग्लोब की बात करें तो ये उत्तरी जो ये है ना गोलार्ध, उसमें अवस्थित है, यानी कि यहाँ पे, ठीक है। विस्तार वगैरह आगे सब मैं बताऊँगा इसमें। यूएनएफपीए की स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2023 में आई थी, जिसमें कि भारत को जनसंख्या की दृष्टि से इसने चीन को पछाड़ दिया था पीछे, और विश्व में पहला स्थान हो गया था, ठीक है। हो गया ही है, मतलब हो गया था क्या है, ठीक है। तो वो किसकी रिपोर्ट थी वो भी याद रखिएगा, यूएनएफपीए। कई बार ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि किसने वो रिपोर्ट जारी की थी। विश्व के समस्त जो स्थलीय भाग का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, तो वो 2.4% है। यानी कि अगर हम कहें कि पूरा जो विश्व है, पूरा ग्लोब है, अगर मान लीजिए 100% है पूरा उसका विश्व का, तो उसमें से 2.4% ही है जो कि भारत का है। लेकिन अगर वही जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या जो है वो लगभग 17.5% है, ठीक है। 17.5% है। अब हो सकता है और थोड़ा सा बढ़ गया हो, ये 2000, ये काफ़ी पहले का वो है डेटा, तो जनसंख्या में बढ़ ही रहा है ये पूरा, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ये पूछा भी गया है ये प्रश्न, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए इसमें कुछ अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार और ये सारी चीज़ें इसमें आपको देखने को मिलेंगी। एशिया महाद्वीप में अवस्थिति है, मैंने बता दिया आपको कि एशिया महाद्वीप है। महाद्वीप कितने सारे हैं, 7 हैं, ठीक है। जो महाद्वीप हैं वो कितने हैं, 7 है ना। उसको भी आप लोग याद रखिएगा, महाद्वीप से भी पूछता है प्रश्न, ठीक ठीक है। तो देखिए ये मैं बता रहा था कि एशिया महाद्वीप में अवस्थिति है, ठीक है। महाद्वीप भी हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको वर्ल्ड वाले जो हिस्सा आएगा जब वर्ल्ड ज्योग्राफी का, उसमें सब बहुत सारी चीज़ें और भी क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो इसको देखिएगा आप, ये सीरीज पूरी देख लीजिएगा। एक दक्षिण एशियाई देश से पहले भी बता चुका हूँ, हिंद महासागर के उत्तर में अवस्थित है, ठीक है। हिंद महासागर के उत्तर में अवस्थित है। अक्षांशीय विस्तार, और ये कहाँ पे है मैंने बता दिया आपको कि उत्तरी गोलार्ध में है ये, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में है। उत्तर से जो दक्षिण, मुख्य भूमि का जो विस्तार है उत्तर से दक्षिण, यानी कि अगर ये उत्तर आप माने यहाँ से इधर से ये ऐसे है ना, उत्तर से दक्षिण मानेंगे तो 3214 किलोमीटर है। और पूर्व से पश्चिम अगर ये वाला जो पोर्शन है, या इधर से कहिए तो, अगर आप इधर से मानिए तो ये इधर से
पूर्व से पश्चिम आपका ये 2933 किलोमीटर है। तो ये मुख्य भूमि का विस्तार हो गया, ठीक, मुख्य भूमि का ये विस्तार है। आगे देखिए जैसे कुल क्षेत्रफल ये 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, ये कुल क्षेत्रफल है। 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक, याद रखिएगा। 26 जनवरी 2020 से ये क्या है ये, अच्छा मतलब ये बना था ये, ठीक है, यानी कि उस समय 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, क्योंकि ये जो बीच में क्या हुआ था कि जैसे जम्मू कश्मीर को तोड़ के 2 यूनियन टेरिटरीज बना दिया गया था, फिर इधर दादर नगर हवेली और दमन दीव को एक कर दिया गया था, तो वो डेट उसकी वजह से वो सब दिया हुआ है। तो अभी जो है वो करंट में आपको टोटल जो है वो 36 राज्य मान सकते हैं केंद्र शासित मिलाकर प्रदेश को, और वैसे देखें तो 28 राज्य और 8 यूटीज़ हैं, ठीक है। देशांतरी विस्तार वो पूर्वी गोलार्ध में है। जैसे क्या होता है, पृथ्वी को 4 भागों में ऐसे बांट सकते हो, तो ये जो ऊपर वाला ये पार्ट हो गया इतना, ये उत्तरी गोलार्ध हो गया, और ये जो पूर्वी है ये पूर्वी है, पूर्वी आपका ये जो ये बीच से कट रहा है ये पूर्वी है, और ये आपका पश्चिमी क्या है, ये देशांतरी विस्तार, ठीक है। तो ये इस तरीके से याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नोट दिया हुआ इसमें कि भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत, अच्छा कई बार आपने सुना होगा न्यूज़ में या और भी कई जगह भी देखा होगा आपने लिखा हुआ समाचार में, पत्रों में और ये इधर उधर, भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत। तो उपमहाद्वीप, भारतीय उपमहाद्वीप केवल भारत नहीं है, उसमें आपके कौन कौन से देश आते हैं, देखिए 7 देश आते हैं, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, मालदीव, श्रीलंका और पाकिस्तान, ठीक, ये 7 देश आते हैं। अगर कोई बोले कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ऐसे करके आपने सुना होगा, क्रिकेट की अगर कमेंट्री वगैरह सुने तो उसमें बहुत बार बोला जाता है, बहुत बार, कि ये जो है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में खेलते हैं तो इनका एवरेज अच्छा रहता है, बाहर आते हैं विदेशों में खेलते हैं तो थोड़ा सा एवरेज डाउन हो जाता है, या बाहर अच्छा रहता है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में गड़बड़ हो जाता है, इस तरीके से। तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ये 7 देश आते हैं, ठीक, ये याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है ये, वैसे भी जनरल जानकारी आपको होनी चाहिए। भारत की अवस्थिति और विस्तार, ठीक, तो ये देखिए अवस्थिति, और उत्तर पूर्व में क्या है, तो ये पूर्वांचल पहाड़ियाँ हैं, दक्षिण में आपका हिंद महासागर है, ठीक है, उत्तर पश्चिम में हिंदू कुश पर्वत है एवं सुलेमान श्रेणियाँ हैं, उत्तर में आपका हिमालय है, ठीक है। अगर आप देखें तो जो भारत की जो स्थिति है कमोबेश कुछ ऐसे ही है, ठीक है, थोड़ा नहीं बना है ये इस हिसाब से, मेरी भी ड्राइंग बहुत ख़राब है, हालांकि आप समझ सकते हैं, ठीक है। भारत का जैसे अवस्थिति, कुछ और चीज़ें बता देता हूँ मैं आपको, तो जैसे नाम कैसे पड़ा है भारत, ठीक है, तो भारत का कई सारे तथ्य हैं, कई सारी चीज़ें बताई जाती हैं। पहला तो है कि जैसे भारत नाम जो है ये जैसे प्राचीन उससे बोला जा रहा है, और भारतवर्ष ये जो है विशाल उपमहाद्वीप के कारण इसको बोला गया, ठीक है। दूसरा है कि दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र का नाम भरत था, उनके नाम के आधार पर इस भूभाग को भारत कहा गया, ठीक है। और भारत शब्द का जो है ना वो सबसे पहले जो उल्लेख है वो पुराणों में मिलता है, ठीक, सबसे पहले। और पहले जो है ये इसको जैसे बोलते थे ना, भारत जो है वो जम्बू द्वीप के, अभी भी आपने सुना होगा जो एक जम्बू द्वीप भारत खंडे ऐसे करके है ना, आर्यों का जो निवास स्थान जम्बू द्वीप, ये दक्षिणी भाग था, ये जम्बू द्वीप पूरा जो एरिया कहलाता था ये, ठीक है, ये सारा दक्षिण एशिया ही पूरा जम्बू द्वीप कहलाता था, पूरा जो इसके बड़ेपन के कारण इसको जम्बू द्वीप उसका बोले ये दक्षिणी भाग था, ठीक है। इसका नामकरण पहले आर्यावर्त भी बोलते थे इसको, ठीक, आपने सुना होगा आर्यावर्त, ठीक है। ये फिर बाद में जो मध्यकालीन जो इतिहासकार रहे हैं, ठीक है, उन्होंने फ़ारसी और अरबी में इसको हिंद और हिंदुस्तान शब्दों से संबोधित किया, ठीक, ये सारी चीज़ें। और आपका जो भारतीय संविधान है वहाँ पे जो है इंडिया दैट इज़ भारत ऐसे करके लिखा हुआ है, पहले ही आर्टिकल में, पहले ही अनुच्छेद में लिखा हुआ है, ठीक। विस्तार देखिए, अक्षांशीय विस्तार देखिए, संपूर्ण जो भूमि है वो 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट तक है, ठीक है। ये आपका, ये देखिए बता देता हूँ मैं, जैसे ये है आपका ग्लोब पूरा, ठीक है, सॉरी एक मिनट, ये मान लीजिए आपका ये ऐसे ग्लोब है, ठीक, तो ये ऐसे ऐसे है जैसे, ठीक है। तो ये आपका अक्षांशीय विस्तार क्या होता है, अक्षांशीय विस्तार होता है ये ऐसे जो रेखाएं चलती हैं इस तरीके से, ये अक्षांशीय। और जो देशांतरी विस्तार अगर बोला जाए तो ये रेखाएं ऐसे ऐसे जो होती हैं वो रेखाएं होती हैं देशांतरी, है ना, समझ लीजिएगा, ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। तो अक्षांशीय जो संपूर्ण भूमि का विस्तार बता दिया, एक तो उत्तरी वाला हो गया इधर से, और इधर से हो गया ये 8 डिग्री 4 मिनट, ये मुख्य भूमि जो कह सकते हैं। और ये संपूर्ण भूमि में आपका जो अंडमान निकोबार वाला इलाका है, ये समुद्री इलाका, वहाँ भी ये
कवर करता है, इसलिए वो 6 डिग्री 45 मिनट दिखा रहा है। बाकी ये वैसे देखें, अगर मेन मुख्य भूमि जोड़ें तो वो आपको 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। देशांतरी विस्तार ये आपका देख लीजिए, यानी कि यहाँ से पूरब से लेकर पश्चिम तक, तो इसमें आपका देखिए 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। ठीक, देशांतर और अक्षांश में समझ में आ गया होगा, हालांकि मैंने बता दिया आपको। ठीक, महत्वपूर्ण भारतीय नगरों की जो अवस्थिति है याद रखिए, वैसे डायरेक्ट इस तरीके से प्रश्न नहीं पूछता है, हालांकि इसको एक बार देख लीजिएगा आप। ठीक है, कि उत्तरी अक्षांश में ये शहर हैं जो कि यहाँ पे अवस्थित हैं। जैसे गांधीनगर 23 डिग्री 14 मिनट पे है, आपका वाराणसी 25 डिग्री 18 मिनट का है। ठीक है, उस पर अवस्थित है। भोपाल आपका 23 डिग्री 25 पे है, तो ये इस तरीके से दिया हुआ है। नागपुर आपका 21 डिग्री 09 मिनट पे है। ठीक, कोलकाता 22 डिग्री 30 मिनट पे है। ठीक, तो ये इस तरीके से है। भारत और कर्क रेखा से संबंधित आप कुछ जो फैक्ट्स हैं वो याद रखिए। कर्क रेखा है क्या, किसको बोला जाता है? तो कर्क रेखा जो ये अक्षांश, एक अक्षांश की, ये तो 0 डिग्री हो गई। ठीक है, ये 0 डिग्री है। यहीं पे यहाँ से एक 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा जाती है, ये 23.5 डिग्री। ठीक है, 23 डिग्री 30 मिनट ऐसे भी कह के लिखते हैं यहाँ पे। ठीक है, उसी को बोलते हैं कर्क रेखा। और यहाँ पे जो दक्षिणी उसमें जाती है 23 डिग्री, ठीक, वो आपका मकर रेखा कहलाती है। ठीक है, तो जो कर्क रेखा है वो भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। अगर वो देखा जाए तो कर्क रेखा जो है वो बीच से एकदम लगभग गुजरती है भारत के। 21 जून या 22 जून को जो है सूर्य का उत्तरायण होने का सर्वोच्च बिंदु होता है। ठीक है, भारत के 8 राज्यों से ये कर्क रेखा जो है गुजरती है। कौन कौन सा? मित्र पर गमछा झार, ये एक ट्रिक भी याद रखिएगा। मित्र पर गमछा झार, है ना, गमछा झार, ये तो इसमें अब याद रखिएगा। ठीक है, ये मित्र पर गमछा झार, अब इसमें आप उस हिसाब से देख लीजिए। जैसे मिजोरम हो गया, त्रिपुरा हो गया, ठीक है, ये हो गया गुजरात हो गया, मध्य प्रदेश या ये छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया। ठीक है, इधर आपका राजस्थान हो गया, है ना, पश्चिम बंगाल हो गया। तो ये 8 राज्य हैं, इनको याद रखिएगा आप लोग। ठीक, कर्क रेखा को बता दिया मैंने कि भी लगभग मध्य भाग से गुजरती है। कर्क रेखा को 2 बार कौन सी नदी है जो काटती है? वो माही नदी है। ठीक है, चलिए, कर्क रेखा को भारत लगभग मैंने बता दिया भैया 2 बराबर भागों में बांटती है ये। ठीक, उत्तरी हिस्सा उपोष्ण कटिबंधीय कहलाता है और ये दक्षिणी हिस्सा जो है वो उष्णकटिबंधीय कहलाता है। जो आपका जो ये 0 डिग्री रेखा अक्षांश के नज़दीक रहता है वो उष्णकटिबंधीय उसमें आता है ये। ठीक है, तो अगर कहीं आपको लिख के अगर कहीं ऐसे सेंटेंस दे दिया जाए कि भारत जो है वो पूर्ण रूप से उष्णकटिबंधीय है, तो ये गलत है। पूर्ण रूप से उष्णकटिबंधीय नहीं है। ठीक है, भारत जो है वो उपोष्ण में भी आता है। तो ये दोनों चीज़ें याद रखिएगा। सेंटेंस में आजकल देखिए बहुत जो पैटर्न है वो चेंज हो रहा है। तो ये इस तरीके से भी आपको प्रश्न दे के पूछा जा सकता है कि अगर ऐसे दे दे कि 2 कथन दे दिया, मान लीजिए कि पहला दे दिया कि उष्णकटिबंधीय भारत पूरा जो है वो उत्तरी गोलार्ध में है, तो बिल्कुल सही है। दूसरा कथन दे दिया कि भारत पूर्ण रूप से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है, तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसमें दोनों आते हैं। ठीक है, ये आपका उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण दोनों में आता है। ठीक, भारतीय मानक समय रेखा क्या है, तो इसके बारे में कुछ जान लीजिए। ठीक है, हर देश की अपनी एक मानक समय रेखा होती है जिसको वो स्टैंडर्ड मानता है। कई देशों में 1 से अधिक भी हैं, जैसे कई देशों में 5 हैं, कई देशों में 6 हैं, कई देशों में 10 हैं, कई देशों में 11 हैं, इस तरीके से। ठीक है, तो ये एक तरीके से माध्याह्न रेखा होती है, जिसको कि आप वो अक्षांशीय जो रेखाएं होती हैं उन्हीं को ये बोला जाता है। उन्हीं रेखाओं को प्रत्येक देश अपने अपने हिसाब से अपने अपने वो स्टैंडर्ड सेट कर दिया है। तो अपने भारत में जो स्टैंडर्ड सेट हुआ है वो है 82 डिग्री 30 मिनट, जो पूर्वी देशांतर है वो आप इस पे यहाँ पे जो है मानक रेखा कही जाती है। इसी से जो है वो समय निर्धारित किया जाता है। ठीक है, तो ये मानक समय रेखा है जो कि 5 राज्यों से मौका, ठीक है, ये याद रखिएगा, ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है। आगे दिखाएंगे। ये 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर यानी प्रयागराज के निकट में ये आपका यहाँ से गुजरती है। ठीक है, गुजरात तथा अरुणाचल प्रदेश के सूर्योदय के समय में लगभग 2 घंटे का अंतर है। यानी कि अगर कहा जाए कि अरुणाचल प्रदेश में कोई अगर रह रहा है और कोई रह रहा है गुजरात में, ठीक है, ये मान लीजिए अरुणाचल प्रदेश और यहाँ पे गुजरात में, तो अगर अरुणाचल प्रदेश में 5 बजे सूर्योदय हो गया, यानी कि सूर्य भगवान 5 बजे वहाँ पे दिख गए, तो गुजरात में 7 बजे आपको लगभग सूर्योदय दिखेगा।
यानी कि सनराइज़ आपको 7 बजे, यानी कि यहाँ से यहाँ तक 2 घंटे का अंतर है। ठीक है, तो ये चीज़ महत्वपूर्ण याद रखिएगा। ठीक, ये भारतीय मानक समय की जो यामोत्तर रेखा है, पूर्वी देशांतर का गमन, वो 5 राज्यों से मैंने बताया आपको, मौका वो याद रखिएगा। मित्र पर गमछा झार और ये मौका दोनों ये याद रखिए ना, ये ट्रिक तो ये आपको याद रहेगा। अब मौका में जैसे मध्य प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, उड़ीसा हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, ठीक है, आंध्र प्रदेश हो गया, तो मौका, ठीक, वो ट्रिक आप याद रखिएगा। भारतीय मानक समय रेखा जो है ग्रीनविच मध्य से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। प्रधान यामोत्तर कौन सी है, तो अगर कोई पूछे प्रधान यामोत्तर कौन सी है पूरे वर्ल्ड में, तो वो ग्रीनविच से रेखा जो गुजरती है उसी को प्रधान यामोत्तर माना गया है। वहाँ से अगर अपनी जो ये जो 82 डिग्री अपनी जो IST है, उसका जो गैप है टाइम का, वो 5 घंटे 30 मिनट है। यानी कि अगर वहाँ पे जो ग्रीनविच है, ग्रीनविच कहाँ से जाती है, ब्रिटेन के उससे बीच से, मतलब वहाँ पे एक जगह है, तो अगर वहाँ पे 12 बज रहा है, तो आपको जो भारत में जो समय बजेगा वो बजेगा 5 घंटे 30 मिनट, यानी कि 5:30, यानी कि इतना आगे चलता है हमारा जो है अपना जो समय है वो इतना आगे चलता है। ये अक्षांश में अगर देखा जाए, जो ये जो 0 डिग्री होती है, ये जो प्रधान यामोत्तर जिसको कह सकते हो आप, इसके अगर पूर्व में जाएंगे तो आपको टाइम प्लस होता जाएगा, लेकिन अगर आप पश्चिम में जाएंगे तो टाइम क्या होगा, माइनस होता जाएगा। ये एक नियम है, ये बनाया गया है। यानी कि अगर ग्रीनविच से आप पूर्व की ओर, तो भारत ब्रिटेन से किधर पड़ता है, पूर्व की ओर ही तो पड़ता है, तो इधर ये आएंगे तो 5 घंटे 30 मिनट का समय का आगे चला जाता है ये। ठीक है, यही अगर ग्रीनविच से पीछे जाओ आप, ठीक है, तो वही माइनस में होता चला जाएगा। ठीक है, ये चीज़ याद रखना, बता दिया आपको। दूरस्थ बिंदु कुछ कुछ याद रखिएगा, पहले भी मैंने बताया है, अभी भी बता देता हूँ। ठीक है, जैसे दूरस्थ बिंदु क्या है, उत्तर में अगर आप देखेंगे तो सबसे दूरस्थ बिंदु है इंदिराकोल, लद्दाख में पड़ता है, और दक्षिणतम जो बिंदु है वो इंदिरा पॉइंट है, ग्रेट निकोबार में। ठीक है, अगर मुख्य भूमि की बात करेंगे तो केप कैमरीन या कन्याकुमारी दोनों कह सकते हैं। इधर पश्चिम में जो है, जो मुख्य ये सबसे जो अंतिम बिंदु है वो गोहारमोथा, गोहारमोती, कहीं नाम अलग अलग दिखता है लेकिन वो एक ही जगह है, जैसे गोहारमोथा, गोहरमोती ऐसे करके, यहाँ पे मोती लिखा हुआ, ठीक है, तो कन्फ्यूज़न नहीं होना, ठीक, वही है वो। और इधर पूर्व में देखेंगे तो अरुणाचल प्रदेश में किबुथु पड़ता है, किबुथु गाँव। ठीक है, ये याद रखना। ठीक, राज्यों और राज्य संघ क्षेत्रों में सर्वाधिक जो सुदूर स्थित क्षेत्र है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, उधर उत्तरी लद्दाख में है, लद्दाख भी यूटी है और अंडमान निकोबार भी आपका यूटी है, तो ये दोनों में आपका पड़ता है जो दूरस्थ बिंदु। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भारत का पड़ोसी जो राज्य हैं, देश हैं, राज्य नहीं देश, कौन कौन से हैं, क्या हैं, वो सब दिखाता हूँ मैं आपको। ठीक है, देखिए भारत की जो स्थलीय सीमा है, जिसको पूरा जो ये भू वाला पार्ट है ये, ठीक, ये ऐसे थोड़ा, ठीक है, ये इधर, ठीक है, अच्छा नहीं बना है ये, बिल्कुल भी अच्छा नहीं बना है। एक मिनट, थोड़ा सा बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, शायद बन जाए। ठीक है, बन जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं तो आप बना लीजिएगा इसको। ठीक है, फिर भी थोड़ा सा ठीक बना हुआ है, तो इसमें इधर पूर्वी भाग थोड़ा सा अजीब हो गया है। हालांकि आप समझिए कि इसमें जो स्थलीय मैं बोल रहा हूँ, तो स्थलीय सीमा की बात हो रही है, तो ये इसी की बात हो रही है, इतने की। ठीक है, तो ये है 15,000 किलोमीटर, लगभग 15,106 किलोमीटर। और अगर तटीय सीमा बात करें तो तटीय सीमा फिर आपका ये लक्षद्वीप आ जाता है, अंडमान निकोबार आ जाता है, ये सारी चीज़ें, तो वो आपकी ये द्वीप क्षेत्रों सहित जो तटरेखा है, तटरेखा वो आ जाती है आपकी ये 7,516 किलोमीटर तटरेखा। ठीक, तो ये याद रखना। दो प्रकार की सीमाएं, एक तो प्राकृतिक होती हैं जिनमें आप जैसे कह सकते हैं कि कोई पहाड़ हो गया बीच में, नदी जा रही है बीच में, तो वो नेचुरल हो गई। एक होती है जो मानव निर्मित, जैसे आप देखिए रेड क्लिफ हो गई, मैकमोहन हो गई, ये सब क्या है, डूरंड हो गई, ये सब क्या है, ये सब आदमियों के द्वारा खींची गई एक मतलब रेखा है ये। ठीक, तो ये याद रखना आप। स्थलीय सीमा में जैसे उत्तर में चीन नेपाल, उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान, पश्चिम में पाकिस्तान, पूर्व में बांग्लादेश म्यांमार है, उत्तर पूर्व में आपका भूटान। ठीक, देखिए निकटतम ये जो पड़ोसी देश हैं इससे 9 देश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, मालदीव, श्रीलंका, ये याद रखिएगा। इनसे कौन कौन से राज्य सीमा साझा करते हैं वो भी बहुत पूछा जाता है। ठीक है, भारत की जो सर्वाधिक लंबी सीमा है वो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है, लगभग 4,000 किलोमीटर की। ठीक, तो याद रखिएगा ये। पाकिस्तान मानव निर्मित और प्राकृतिक दोनों प्रकार से भारतीय सीमा का साझेदार देश है, बिल्कुल देश है। ठीक है, याद रखिएगा। सीमा जैसे रेड क्लिफ भारत पाकिस्तान, भारत बांग्लादेश के बीच में है,
मैकमोहन आपका ये भारत और चीन के बीच में है, ठीक है। डूरंड रेखा पहले जब ये अखंड भारत था तो आपका अफ़गानिस्तान और भारत के बीच में डूरंड रेखा थी। हालांकि जब पार्टीशन हो गया तो वो पार्ट अब पाकिस्तान अलग ही हो गया। तो अभी जो है वो आपका भारत पाकिस्तान चूँकि 106 किलोमीटर लगभग सीमा साझा करता है, तो मेजर पार्ट तो पाकिस्तान में ही है और 106 किलोमीटर है जो कि सीमा साझा करता है एकदम ऊपर, ठीक है। तो ये याद रखना, ये यहाँ पे दिया हुआ है। पहले भी मैंने बताया है, बांग्लादेश से 4,096 किलोमीटर, चीन से इतना, पाकिस्तान से इतना, नेपाल से 1751 किलोमीटर, ठीक है, म्यांमार से इतना, भूटान से इतना, और ये सबसे कम जो है ये, अगर ऐसे भी पूछ लिया जाए कि सबसे कम किससे सीमा साझा करता है, तो आप बता सकते हैं कि अफ़गानिस्तान है जो सबसे कम सीमा साझा करता है, ठीक है। कुल जो मैंने बताया था 15,106 किलोमीटर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब इसमें कुछ कुछ जो यहाँ पे जो पड़ोसी देश हैं उनसे कौन कौन से अपने जो स्टेट हैं वो कौन कौन से साझा करते हैं सीमा, ये बहुत पूछता है। जैसे अगर सिक्किम से की सीमा से सटे देश कौन कौन से, यानी कि सिक्किम किन किन देशों से अपनी सीमा साझा करता है, तो 3 राष्ट्र हैं। कौन कौन से? नेपाल से, चीन से और भूटान से। वो एकदम ऐसे बीच में है, ठीक है। इधर आपका नेपाल है, इधर आपका ये चीन आ जाता है, तिब्बत, और इधर आपका ये भूटान आ जाता है, ठीक है। इस तरीके से है, ठीक। अरुणाचल देखिए किससे किससे, म्यांमार, चीन, भूटान से। उत्तराखंड देखो चीन से और नेपाल से, ठीक है। असम की जो सीमा है वो बांग्लादेश और भूटान से लगती है। लद्दाख जो है वो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन तीनों से साझा करता है। पश्चिम बंगाल की जो सीमा है वो नेपाल, बांग्लादेश और भूटान से, ठीक है। मिजोरम की सीमा जो है वो बांग्लादेश और म्यांमार से, दोनों से लगती है, ठीक, ये याद रखना। कुछ भौतिक विभाजन देख लेते हैं, जैसे भारत का कैसे क्या है। तो जब बहुत पहले का जो बताया गया हुआ है वो है कि पेंजिया नाम का एक बहुत बड़ा भूखंड हुआ करता था, ठीक है। उसका जो है ये उसी में पार्टीशन हुआ और कुंडवाना लैंड बना, अंगारा लैंड बना, ठीक है। और धीरे 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 मतलब करोड़ों वर्ष पहले ये सारी जो भूगर्भिक प्रक्रियाएं हुई वो अलग अलग सिद्धांतों के द्वारा सिद्ध की गई हैं। जैसे कि देखिए, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्रों का अध्ययन प्राचीन भूवैज्ञानिक घटनाओं के अध्ययन में सहायक अल्फ्रेड वैगनर, जो कि इन्होंने महाद्वीपीय सिद्धांत, विस्थापन सिद्धांत दिया था, इनका मतलब काफ़ी माना जाता है। प्रश्नों मतलब मेंस में भी इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। अल्फ्रेड वैगनर का जो महाद्वीपीय सिद्धांत है, इससे प्रश्न भी पूछे गए हैं मेंस में भी, ठीक है। तो ये याद रखना ये, ठीक। भारत के 4 प्राकृतिक प्रदेश कौन कौन से हैं, किन किन प्रदेशों में बांटा जाता है, तो उत्तर का जो विशाल मैदान है प्रायद्वीपीय पठार है, तटीय मैदान हो जाते हैं और द्वीप हो जाते हैं, और एक जो पर्वतीय क्षेत्र हो जाता है आपका इधर पूरा उत्तर में, ठीक है। तो ये 4 प्राकृतिक प्रदेश हैं, ठीक, ये याद रखना। भारत जो मुख्य भौगोलिक विवरण देख लीजिए, मुख्य भौगोलिक वितरण क्या है, वही हुआ एक तरीके से उत्तरी तथा पूर्वी, जो उत्तर पूर्वी पर्वतमाला है, ठीक, उत्तर भारत का जो मैदान हो गया, ठीक है। इसमें फिर मरुस्थल भी आ जाता है, प्रायद्वीपीय पठार आ जाते हैं, द्वीप समूह आ जाते हैं और तटीय मैदान आ जाते हैं, ठीक। तटीय मैदान में आपका जो ये इधर से ये इस तरफ पश्चिमी घाट है और इस तरफ जो पूर्वी घाट है, ये तटीय मैदान कहलाते हैं, ठीक है। देखिए अब श्रेणी में हिमालय में कौन कौन सी श्रेणियां हैं वो भी देख लीजिए। जैसे अब अंतिम रूप से उत्थान क्रिटेशियस काल में, ट्रांस हिमालय का मतलब हुआ कि आपका जो हिमालय के एकदम उत्तरी उसमें है, ठीक है, एकदम आगे जाके है ट्रांस हिमालय, उसका उसी के बारे में बताया गया है कि हिमालय के पार वो, उसमें काराकोरम, जास्कर और ये सारी चीज़ें आती हैं, ये कैलाश श्रेणियाँ आती हैं, ठीक है। ट्रांस हिमालय पर्वत के पश्चिम में स्थित है ये, ठीक। ये वही दिया हुआ इसमें प्राकृतिक जो भू आकृत जो प्रदेश हैं उनके बारे में ये पूरा बताया हुआ जो मैंने अभी आपको ऊपर बता दिया इसमें, ठीक है। बृहद हिमालय जो है ये इसके बारे में देखिए, पश्चिम में नंगा पर्वत सिंधु नदी से लेकर पूर्व में नामचा बरवा तक है, पूर्व में नामचा बरवा है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश तक। ये ओलिगोसीन युग में इसका पूर्ण रूप से इसका उद्भव हुआ, ठीक है। इसका नाम ग्रेट हिमालयन भी बोलते हैं, हिमाद्री भी बोलते हैं, याद रखिएगा, ठीक। इसकी जो महान ये जो स्थित चोटियाँ हैं, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, ये सब किसमें हैं, ग्रेट हिमालयन में, ठीक, ये याद रखना आप। तो यही दिया हुआ हिमालय का विभाजन। तो एक तो मैंने बताया कि ग्रेट हिमालय, फिर एक लघु हिमालय, फिर एक जो है वो शिवालिक, और उसके उधर एकदम उत्तरी छोर पे शिवालिक तो एकदम नीचे वाली श्रेणी आती है, ठीक है, एकदम जो दक्षिणी श्रेणी है वो शिवालिक कहलाती है, ठीक। और जो एकदम उत्तरी जो उधर ट्रांस हिमालय कहलाते हैं, ठीक।
ठीक, तो ये याद रखना। चलिए, बृहद हिमालय की कुछ प्रमुख चोटियाँ बता रहे हैं इसमें, जैसे बृहद हिमालय में ही यानी ग्रेट हिमालय में ही आपका ये माउंट एवरेस्ट पड़ता है। तो बृहद हिमालय से संबंधित कुछ जो प्रमुख चोटी है, देखिए जैसे माउंट एवरेस्ट, ये किस में है, ग्रेट हिमालयन में पड़ती है। ठीक है, 8,848.86 मीटर की है ये। नेपाल और चीन के द्वारा ये विश्व की मतलब ये विश्व की सर्वोच्च चोटी है। वैसे भी आपने एवरेस्ट का नाम सुना होगा। ठीक है, देखिए मध्य हिमालय यानी कि लघु हिमालय, जो हिमालय है ये ऐसे ऐसे 3 श्रेणियाँ मानी जाती हैं। तो ये ग्रेट हिमालय हो गया, ये मध्य हो गया और ये शिवालिक श्रेणी हो गई, जो कि लघु हिमालय भी बोलते हैं इसको। ये सबसे दक्षिण में है। ठीक, याद रखिएगा इस चीज़ को। तो मध्य हिमालय में पीर पंजाल सबसे लंबी श्रेणी है। ठीक, बृहद हिमालय के दक्षिण में है, बताया ना मैंने, ये 3 श्रेणियाँ ऐसे ऐसे हैं। ठीक है, ये तीनों श्रेणियों में तो ये बृहद हिमालय है, इसके दक्षिण में ये, इसके दक्षिण में ये। ठीक, तो वही चीज़ ये बता रहा है कि बृहद हिमालय के दक्षिण में है। अन्य नाम इसका लघु हिमालय भी बोलते हैं। ठीक है, ये नाम याद रखिएगा। मध्य मायोसीन युग में ऊंचाई इसकी लगभग ये एवरेज दी हुई है, मतलब 3700 मीटर से 4500 मीटर के बीच में। चौड़ाई जो है ये 60 किलोमीटर से लेकर के और 80 किलोमीटर तक इसकी चौड़ाई है। ठीक, तो प्रमुख इसकी जो श्रेणियां हैं कौन कौन सी हैं, पीर पंजाल, धौराधर, मसूरी, नागटिब्बा और ये महाभारत। तो ये नाम याद रखिएगा, ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि ये किस श्रेणी में पड़ते हैं, तो मध्य हिमालय में, याद रखिएगा इसको। ठीक, चलिए, शिवालिक या जो वाय हिमालय जिसको बोलते हैं, ठीक है, वो उसके जो कुछ फैक्ट्स हैं वो याद रखिएगा। देखिए, जैसे हिमालय के सबसे बाहरी दक्षिणी श्रृंखला को शिवालिक कहा जाता है, इसे वाय हिमालय भी कहा जाता है। ये सबसे लेटेस्ट बनी हुई श्रेणी है इस तरीके से। इसका विस्तार पश्चिम कहाँ से कहाँ तक है, तो पश्चिम में पाकिस्तान के पोटवार बेसिन से लेकर पूर्व में असम दिहांग तक। ठीक, शिवालिक ये हिमालय की सबसे वाय श्रृंखला है। ठीक है, ये याद रखना। अन्य नाम इसका नवीन हिमालय। निर्माण इसका कब हुआ है, प्लायोसीन युग में, याद रखिएगा। शिवालिक हिमालय बोलते हैं इसकी। ऊंचाई देखिए ये है 900 से 1100 मीटर के बीच में। चौड़ाई इसकी कम है। ठीक, ये देखिए। अब यहाँ पे देखिए कुछ कुछ चीज़ें दी हुई हैं इसमें, पर्वतीय उसका दिया हुआ है, कहाँ पे कौन सी श्रेणी पड़ रही है वो देखिए। देखिए, कई बार इन श्रेणियों का क्रम पूछा जाता है। अगर ये श्रेणी जैसे काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ये इनका एक KLJ, ठीक है, KLJPD ऐसे करके नाम याद रखेगा। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, धौराधर, ये अगर क्रम याद रखेंगे KLJPD, ठीक है, तो आपको ये कभी नहीं भूलेंगे आप। ये आपका उत्तर से दक्षिण का क्रम है KLJPD। पहले भी मैंने कई उसमें ताबड़तोड़ वाली सीरीज़ में बता रखा है, ये देख लीजिएगा आप लोग। ताबड़तोड़ सीरीज़ एक क्विक रिवीजन सीरीज़ है, एक मैंने अभी आरो के लिए चलाया था सीरीज़। तो ये सारी सीरीज़ देखिए आप, इनमें जो प्रश्न आपको जो नए चीज़ दिखें, जो नए फैक्ट्स दिखें, उनको नोट कर लीजिए। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिए इसमें कुछ कुछ चीज़ें और बताई हैं, जैसे कि कामित, नंदा देवी। ठीक है, इधर आपका ये पूर्वी जो उत्तर पूर्वी वाला इधर क्षेत्र है, इधर डाफला पहाड़ियाँ हैं, मिरी, अबोर, मिसमी, ये सारी पहाड़ियाँ इधर हैं। नामचा बरुआ ये काफ़ी हाइट पे है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। पटकाई बूम है इधर। ठीक, फिर नागा पहाड़ियाँ नागालैंड में है, पटकाई बूम। मिज़ोरम में मिज़ो पहाड़ियाँ हो गई। ये गारो खासी जयंती है, ये तीनों पहाड़ियाँ जो है कहाँ पे हैं, ये आपके मेघालय में पड़ती हैं। ठीक, तो इनका नाम याद रखिएगा। ये हिमालय की ये पहाड़ियाँ हैं। यहाँ पे देखिए पामीर की गांठ है, ये इधर से हिंदू कुश पर्वत आता है, इधर से ये कुनलुन श्रेणी जाती है। ठीक है, और ये सब मिल के उधर पामीर गांठ बनाती हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए, हिमालय का ये प्रादेशिक विभाजन दिया हुआ है, देख लीजिए कि पूर्व से लेकर पश्चिम तक क्या क्या, कहाँ से कहाँ तक कौन सा हिमालय कहा जाता है, अलग अलग नाम दिए हुए हैं। देखिए, जैसे पंजाब हिमालय की बात करें अगर, तो सिंधु नदी से लेकर के सतलज नदी के बीच में ये आपका क्या कहलाता है, पंजाब हिमालय। हिमालय को ये 4 भागों में विभाजित किया गया है। कुमायूं हिमालय क्या है, ये पूछे गए प्रश्न हैं ये सब। सतलज से लेकर के काली नदी तक कुमायूं हिमालय कहलाता है। नेपाल हिमालय है काली नदी से तीस्ता तक, और तीस्ता से लेकर दिहांग नदी तक आपका असम हिमालय। ये क्रम याद रखना आप। ठीक है, ये क्रम जो है ये पश्चिम से लेकर पूर्व या पूर्व से पश्चिम, इनका क्रम भी पूछा जा सकता है। कौन सा कहाँ क्या पड़ता है, मैचिंग में भी पूछ लेगा आपसे, तो इनको याद रखिएगा। ठीक है, इनको 2-3 बार देखिएगा, याद हो जाएगा ये। यहीं पे देखिए ये एक अटल टनल है। ठीक, 9.202 किलोमीटर लंबी है, ये पूर्वी पीर पंजाल श्रृंखला में स्थित है। ये BRO ने बनाया है इसको बेसिकली। ठीक है, BRO द्वारा निर्मित है ये। इसकी जो आधारशिला रखी गई थी ये 2002 में, ये जब उस समय तत्कालीन जो प्रधानमंत्री रहे अटल जी, उन्होंने ये उन्हीं के नाम पर फिर बाद में ये रख दिया गया। इसका उद्घाटन इसको अभी 2020 में हुआ अक्टूबर में। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। रोहतांग इसमें पड़ती है ये, हिमाचल प्रदेश में। ठीक, उत्तर भारत का जो मैदान है
उसमें क्या क्या है खास बातें हैं वो जान लीजिए। जैसे पश्चिम में सिंधु नदी तक फैला हुआ है, पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी तक, ठीक। और इसकी जो लंबाई अगर देखा जाए तो लगभग 32 किलोमीटर है। चौड़ाई लगभग ये जो मध्य उत्तर का जो मैदान है ये, इसकी 150 से 300 किलोमीटर की चौड़ाई है, ठीक है। औसत ऊंचाई अगर देखा जाए तो 50 से 150 मीटर तक है इसकी औसत ऊंचाई, ठीक है। जलवायु जो है आपका ये कृषि कार्य के लिए बढ़िया है ये, अगर ये देखा जाए तो बेहतरीन, ये दोआब क्षेत्र भी कहा जाता है। सिंधु गंगा नदी ब्रह्मपुत्र नदियों की सहायक नदियों के अवसादों से, उनके जो निक्षेपण हैं उनके से ये बना हुआ ये मैदान है, तो बहुत ही उपजाऊ है एक तरीके से, ठीक है। उत्तर भारत के जो मैदान का जो विभाजन है, ठीक, विभाजन वो कैसे कहाँ से हुआ है देखिए। तो जैसे भाभर तराई और ये बांगर खादर क्या है ये बेसिकली देखिए। जैसे जहाँ पे आपका शिवालिक खत्म होता है, ये हिमालय हो गया, ये ग्रेट हिमालय, लघु हिमालय या मध्य हिमालय कह सकते हैं, ये वाय हिमालय या शिवालिक। यहाँ के बाद जो इसके जो नीचे जस्ट बाद वाला एरिया है वो भाभर कहलाता है, ठीक है। भाभर क्षेत्र होता है वो, और उसके बाद जो आता है वो तराई क्षेत्र आ जाता है। तराई में ही जैसे बांगर और खादर क्या है बेसिकली, बीटी बॉन्क, एक ट्रिक याद रखना, बीटी बॉन्क, ठीक है। ये क्या होता है बेसिकली, जो बांगर होता है, बांगर क्या है, बांगर जो है ओल्ड यानी कि पुरानी जो जलोढ़ मृदा होती है उसको बांगर कहा जाता है। और जो नई जलोढ़ मृदा क्या है बेसिकली, जलोढ़ मृदा जानिए, मृदा का जब चैप्टर आएगा तो बेहतरीन तरीके से समझेंगे आप। अभी थोड़ा सा समझिए कि जो नदियों द्वारा जो अवसाद या निक्षेपण, जो उनका अवसाद जो बहाकर अपने साथ लाए जाते हैं, उनसे जो बनती है, जो वो मृदा आती है और मैदानों में इकट्ठा होती है, वो जलोढ़ मृदा कहलाती है। तो उसकी जो अगर जैसे बहुत पुरानी मृदा हो गई तो वो बांगर कहलाती है, और नई लाई जाती है जब बाढ़ आती है। देखिए तो बाढ़ में क्या होता है, बाढ़ में बहुत सारे, जब बाढ़ का पानी कम होता है, देखिए आप कहीं अगर आप बाढ़ के इलाके में कहीं गए हों, कहीं फंसे हों, या आपका इलाका उस क्षेत्र में आता है, तो आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। तो जो नई जो जलोढ़ मृदा लेकर आई जाती है नदियों द्वारा, वो खादर कहलाती है। तो देखिए ब्रह्मपुत्र का जो मैदान है वो बेसिकली वहाँ पे देखिए, पूर्वी भारत में तो हमेशा ही बाढ़ आती रहती है, ठीक है। आप इधर देखिए बिहार में कोसी नदी, ये इसका जो है बहाव देखिए, हर बार सुनाई देता है कि बाढ़ आ गई, असम में बाढ़ है ना। तो ये सारी चीज़ें आप याद रखिएगा। तो बीटी बॉन्क इसलिए मैंने बताया आपको, ये एक ट्रिक टाइप की है, ठीक है, याद रखने के लिए, कि भाभर हो गया, तराई हो गया, शिवालिक के बाद ये सब शुरू होता है, भाभर और तराई, ठीक। यहाँ पे तो वो बड़े बड़े पत्थर और इस सब के रहते हैं जो भाभर क्षेत्र वाला है। तराई में फिर वो आपका वो दलदली ज़मीन टाइप की हो जाती है थोड़ा सा, है ना, इस तरीके से। और ये भी बॉन्ग किस लिए बताया कि ये जो बांगर है ओल्ड और न्यू खद्दर, इस तरीके से याद रखेंगे आप, खदर जो है न्यू, है ना, याद रखने के लिए। दोआब क्या होता है, तो दो नदियों के बीच का जो क्षेत्र होता है उसको दोआब बोलते हैं, ठीक। तो देखिए जैसे अलग अलग दोआब प्रसिद्ध हैं, पूछे भी गए हैं ये। जैसे इसमें दिया हुआ है, जैसे बिष्ट, बिष्ट मतलब हुआ ब्यास और सतलज के बीच जो है वो बिष्ट कहलाता है। रचना मतलब रावी और चिनाब, ठीक है। चाज मतलब चिनाब और झेलम। सिंधु सागर यानी कि सिंधु और झेलम के बीच में। बारी मतलब ब्यास और रावी। तो याद रखिएगा अगर कहीं बारी बोला जाए, बारी दोआब, तो बारी मतलब हो गया कि भैया ब्यास और रावी के बीच की बात कर रहे हैं ये लोग, ठीक। देखिए दक्षिण और मध्य भारत की कुछ पर्वत श्रेणियाँ हैं, उनको नाम देख लीजिए, याद रखिए मैपिंग वाले में, और अच्छे से समझाएंगे इसको आपको मैं, ठीक है। तो यहाँ जो दी गई हैं ये तो पता ही है आपको, मैंने बता दिया आपको, KLJPD, ये याद रखेंगे क्रम, तो आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। ये क्रम में भी पूछ लेता है ये, ठीक है। क्रम लगाने के लिए 110% एक आध क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। अब देखिए इसमें जैसे अरावली पर्वत श्रृंखला हो गई यहाँ से, ठीक। ये आपका विंध्य पर्वत श्रृंखला है, ये सतपुड़ा है, ठीक है, यहाँ पे अजंता है, ये सतमाला हरिश्चंद्र, ठीक है, ये सब महाराष्ट्र में पड़ती हैं, ये सब अजंता, सतमाला, हरिश्चंद्र, बालाघाट, ये सब कहाँ है, महाराष्ट्र में, ठीक है। इधर देखिए ये गडजात पहाड़ियाँ हो गई, रामगढ़ पहाड़ी हो गई, मलयगिरी हो गई है, ठीक है, दंडकारण्य हो गया। तो ये अलग अलग राज्यों में अलग अलग हैं इनके, ये याद रखिएगा। नल्ला मल्ला जावदी, ये सब है ना, ये इधर आंध्र प्रदेश और इधर से शुरू होती हैं, ठीक है। फिर आगे जाके तमिलनाडु और ये इधर शिवराय पहाड़ी वगैरह ये तब तमिलनाडु में, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। सबसे लास्ट में जो है वो कार्डमम पड़ती है ये, इनका क्रम याद रखिएगा। ये जो क्रम बना हुआ है इसमें, थोड़ा ये क्रम ध्यान से पढ़ लीजिएगा, आप दिमाग में बिठा लीजिएगा। अगर ऐसे पूछे कि पूर्व से उत्तर से दक्षिण, ऐसे पूछे तो भी क्रम याद रखिएगा। और इधर से भी ऐसे पूछ सकता है कि पश्चिम से लेकर पूर्व में थोड़ा क्रम बताइए, तो दे देगा आपको।
पहले इधर देगा, गिर की पहाड़ियाँ दे देगा, फिर हरिश्चंद्र दे देगा, फिर सतमाला दे देगा। तो इनका जो क्रम है वो याद कर लीजिएगा, उसको एक लिख लीजिएगा। इसमें तो थोड़ा ऐसे दिया हुआ है, आप अपने आप बना लीजिए ऐसे कि पूर्व से पश्चिम, ठीक है, पश्चिम से पूर्व, फिर उत्तर से दक्षिण, इस तरीके से करके उसको लिख लीजिए आप ऐसे ऐसे करके, है ना। वो एक दो बार उसको देखेंगे, मतलब रेगुलर इंटरवल पे देखते रहेंगे तो याद रहेगा ये कि भैया ये चीज़ ऐसे है, तो बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा उसको। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब आपका आता है कि दक्षिण पर्वतीय जो प्रमुख क्षेत्र हैं क्या क्या है। जैसे केरल और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित जो पहाड़ियाँ हैं वो नीलगिरी पहाड़ी कहलाती है। उसका 2-3 राज्यों में फैला हुआ है, ठीक है। कर्नाटक में भी है, तो वो 3 राज्य हो गए, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक, ठीक है। यहाँ पे जो पहाड़ियाँ हैं वो अन्नामलाई और आपकी कार्डमम है। तमिलनाडु में है पालनी पहाड़ी है, केरल में भी है वैसे, जवादी है, सेवराय है, ये सब तमिलनाडु में है। नीलगिरी पहाड़ी है ये दक्षिण की सर्वोच्च पहाड़ी है, डोडा बेटा है, ठीक। प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है यहाँ पे उडमंगलम, ठीक है। उसको ऊँटी भी बोलते हैं, लोग बोलते हैं ना कि कहाँ गए घूमने, बोला ऊँटी गए थे घूमने, तो वो भी है, याद रखना। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची जो चोटी है वो अनाईमुड़ी है, वो उसी नीलगिरी की ही चोटी है, ठीक है। प्रायद्वीप भारत की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी कौन सी है, तो कार्डमम, मैंने बताया ना कि सबसे जो दक्षिण में है वो कार्डमम है, याद रखिएगा। अन्नामलाई और कार्डमम के बीच एक दर्रा है, उसको सेनकोट्टा दर्रा कहते हैं, ठीक है। तो वो सेनकोट्टा दर्रा, अभी आर के एग्ज़ाम में ये दर्रे से एक सवाल पूछा था कि उसको आपको लगाना था, कैसे लगाना था, उत्तर से दक्षिण का क्रम पूछा था, क्रम बेसिकली पूछा था। तो कौन सा आता है, पहले पाल घाट, फिर भोर घाट, फिर थाल घाट, ऐसे करके, तो उसमें आपको क्रम बताना था, ठीक है। आएगा वो, मैं बता दूंगा आपको। देखिए ये कुछ प्रमुख पहाड़ियाँ हैं, उनका नाम याद रखिएगा। अन्नामलाई आपका ये केरल तमिलनाडु के बीच में है। नीलगिरी 3 राज्यों में मैंने बताया आपको, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, ठीक है। कार्डमम केरल में है। शिवराय आपका ये तमिलनाडु में, जवादी तमिलनाडु में है। वेलिकोंडा, पालकोंडा ये सब आंध्र प्रदेश में है, ठीक। नल्लामल्ला आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच में है। तो ये कुछ प्रमुख पहाड़ियाँ हैं, इनका नाम याद रखिएगा। पश्चिमी घाट जो है, देखिए जो तटीय मैदान की बात करते हैं, तटीय मैदान की बात करते हैं, ये मान लीजिए ये भारत का हुआ है, भारत का नीचे ये जो प्रायद्वीपीय वाला भाग है, ठीक है, ये ऐसे मान लीजिए। तो ये जो भाग पूरा इधर इधर आता है, ये इधर वाला भाग और इधर वाला भाग जो समुद्र तट से लगा रहता है, एक तरफ ये पश्चिमी घाट कहते हैं और एक तरफ इसको ये पूर्वी घाट बोलते हैं, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, इस तरीके से मतलब आपको चीज़ें समझ में आनी चाहिए। तो इसकी जो पश्चिमी घाट की पहली बात कर लें हम, इसकी कुछ विशेषताएं, कुछ खास जो चीज़ें हैं वो पता कर लें। इसको सह्याद्री भी बोलते हैं, तो सह्याद्री अगर कोई बोले तो कंफ्यूज नहीं होने का, ठीक है, पता रहने के चाहिए कि भैया हम पश्चिमी घाट की बात कर रहे हैं, ठीक। सह्याद्री औसत ऊंचाई इसकी कितनी है, 600 मीटर से लगभग लगभग, मतलब उससे ऊपर ही है, कम नहीं है, ठीक है। केरल में इसको सहाय पर्वतम भी बोलते हैं, ठीक है। इसकी सबसे ऊंची चोटी अभी बताया था अनाईमुड़ी। गुजरात से लेकर तमिलनाडु तक इसका विस्तार है, लगभग 1500 किलोमीटर। तो ये याद रखना, जहाँ स्टार मार्क लगाऊँ उसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा, ठीक। चलिए, पश्चिमी घाट में विशिष्ट जो तथ्य हैं उनको याद रखिएगा। और उत्तर में गुजरात से दक्षिण कन्याकुमारी तक, ठीक है, गोंडवाना लैंड के टूटने से बना था ये। प्रमुख नदियों का उद्गम यहाँ से कौन कौन सी, जो पश्चिमी घाट है यहाँ से कौन कौन सी नदियाँ निकलती हैं, तो गोदावरी, कावेरी, कृष्णा ये सब हैं, ठीक, ये याद रखिएगा। प्रमुख दर्रे, अभी मैंने बताया था ना दर्रे, थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट, इनका क्रम ऐसे ही है, ठीक है। ये जो लिखा हुआ है क्रम भी ऐसे ही है, पहले थाल घाट आता है, फिर भोर घाट, फिर पाल घाट, फिर वो सेनकोट्टा, जो सेनकोट्टा अभी थोड़ी देर पहले बताया था ना, वो सेनकोट्टा। तो इनको चारों का ऐसे ही क्रम है, याद रखिएगा, उत्तर से लेकर दक्षिण तक का क्रम, ठीक। तो थाल घाट ये मुंबई से नासिक को जोड़ता है, भोर घाट ये मुंबई से पुणे को जोड़ता है, पाल घाट आपका ये नीलगिरी और अन्नामलाई के मध्य में है, इसी का जो अन्य नाम मैंने बताया सह्याद्री। यहाँ पे अनाईमुडी, महाबलेश्वरम, कलसूबाई, डोडा बेटा, कलसूबाई महाराष्ट्र में है, डोडा बेटा आपका इधर तमिलनाडु इधर पड़ता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम आगे। पूर्वी घाट, अभी हमने पश्चिमी देखा तो पूर्वी देख लीजिए। पूर्वी जो है उड़ीसा से लेकर के तमिलनाडु तक, ठीक है। ये कटीले शिखर हैं, यहाँ पे तीव्र ढाल है, कटीले शिखर हैं यहाँ पे, मतलब एकदम वैसा नहीं है, ठीक है। थोड़ा कहीं कहीं उभार ज़्यादा है, कहीं ये है, इस तरीके से मतलब असंतुलित कह सकते हैं एक तरीके से। प्रमुख चोटियाँ इधर की कौन कौन सी हैं, मलयगिरी, महेंद्रगिरी, ठीक है, सिकाराम गट्टा, ये इस तरीके से। औसत ऊंचाई पश्चिमी घाट की अपेक्षाकृत कम है, उधर 600 से अधिक बताया था ना, 600 मीटर से अधिक, ठीक है, इधर कम है, ठीक है। मध्य भाग में 2 समानांतर श्रेणियाँ हैं, पूर्वी में जैसे वेलिकोंडा हो गई, इधर पश्चिम में पालकोंडा, वेलिकोंडा, पालकोंडा, नल्ला मल्ला, ये सब कहाँ है, आंध्र प्रदेश में, ठीक। अवस्थिति देखिए, नीलगिरी पहाड़ियों के बारे में कुछ कुछ दिया हुआ है यहाँ पे। तो पूर्वी और पश्चिमी घाट का जो मिलन स्थल है, पूछा गया प्रश्न है ये, ठीक है।
पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जो ये ऐसे बना है ये, तो इधर से पूर्वी घाट, इधर से पश्चिम घाट, तो दोनों का जहाँ पे मिलन है वहीं पे ये नीलगिरी पहाड़ियाँ हैं। सर्वोच्च चोटी इसकी क्या है? डोडा बेटा। ठीक, याद रखें आप। ठीक है, भारत की प्रमुख चोटियाँ और इसमें कुछ कुछ दी गई हैं, कहाँ कहाँ से हैं वो एक क्रम याद रखिएगा। ठीक है, कहाँ पे हैं ये, लद्दाख में कौन कौन सी हैं, इधर आपका जम्मू में कौन कौन सी पड़ती हैं। ठीक है, ये सबसे जो अगर भारत की बात करें तो ये गाडविन जो ऑस्टिन K2 है ये सबसे बड़ी यही है। ठीक है, अगर भारत की बात करें, वैसे तो एवरेस्ट है ही है। ठीक, तो ये याद रखना। इधर ये देखिए बद्रीनाथ, नंदा देवी, कंचनजंगा। ठीक है, फिर इधर आए ये नोकरेक हो गई, सारामती हो गई। ठीक है, इधर ब्लू पीक, ब्लू पीक कहाँ ये पड़ता है? ये आपका मिज़ोरम इधर पड़ता है। ठीक है, मिज़ोरम में। ठीक, ये याद रखिएगा। पारसनाथ पहाड़ियाँ हो गई ये छत्तीसगढ़ में, मलेगिरी ये उड़ीसा में। ठीक, धूपगढ़ ये आपका, धूपगढ़ चोटी जो है ये मध्य प्रदेश में है, हाईएस्ट पीक है ये। महेंद्रगिरी आपका उड़ीसा में पड़ता है। कुद्रेमुख ये कर्नाटक में। केरल में डोडा बेटा हो गया। अगस्त्यमलाई ये आपका तमिलनाडु में। ठीक है, कार्डमम इसमें नहीं दिया है, पता नहीं, वो कार्डमम पहाड़ी भी है। ठीक, इधर देखिए ये गोरखनाथ, कलसूबाई, महाबलेश्वर, ब्रह्मगिरी। ब्रह्मगिरी तो ये आपका कर्नाटक में है। गोरखनाथ, कलसूबाई, गोरखनाथ आपका गुजरात में, कलसूबाई और महाबलेश्वर ये आपके कहाँ पे हैं? ये आपके महाराष्ट्र में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्रमुख चोटियाँ देख लीजिए, पर्वत चोटियाँ अवस्थिति, जैसे नेपाल तिब्बत में माउंट एवरेस्ट बताया ही था हमने। ठीक है, विश्व का सर्वोच्च शिखर है ये, ऊंचाई बता दिए थे 8,848.86 मीटर। ठीक है, ये डे बाई डे मतलब कुछ बढ़ ही रहा है वो। ठीक है, अब K2 जो कि भारत की सर्वोच्च चोटी है ये। ठीक है, ये लिखा हुआ है ना भारत का सर्वोच्च शिखर, इसकी अवस्थिति वही काराकोरम पे है। ठीक है, ये याद रखना। कंचनजंगा जो है ये भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा, ये सिक्किम में है और नेपाल के बॉर्डर पे है बेसिकली। ठीक, ऊंचाई इसकी 8,598 मीटर है। भारत की जो तीसरी चोटी है वो नंगा पर्वत है। ठीक है, नंगा पर्वत कहाँ दिखाया था आपको हमने? जम्मू कश्मीर वाले एरिया में ना, ये देखिए इधर है, ये यहाँ पे ये देखिए नंगा पर्वत। ठीक है, तो ये याद रखना। ठीक है, उसकी ऊंचाई भी है, तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। देखिए भारत में कोयले का विशाल भंडार पाया जाता है किस किस क्षेत्र में? तो गोंडवाना शैल जो है ना, वो गोंडवाना उसमें जो है पाया जाता है। धारवाड़ वाले में आपका लौह अयस्क वगैरह पाया जाता है। ठीक है, करेवा जो है भू आकृति पाई जाती है कश्मीर हिमालय में। ये करेवा वाली जो ये भू आकृति होती है, यहाँ पे केसर की खेती बहुत बेहतरीन तरीके से की जाती है। तो ये भी पूछा गया प्रश्न है ये। ठीक, विश्व में सबसे जो नवीन वलित पर्वत श्रेणी है वो कौन सी है? तो हिमालय। ठीक है, याद रखिएगा। भारत की प्रमुख कुछ घाटियाँ हैं, विशिष्ट तथ्य जानिए इनके बारे में, कौन सी घाटी कहाँ पे है। जैसे कुल्लू घाटी बोलते हैं ना, कुल्लू मनाली गए थे घूमने, तो वही है वो कुल्लू घाटी ही है। तो उसकी अवस्थिति है धौलाधार और पीर पंजाल के बीच में है ये। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में। या ऐसे भी पूछे गए हैं प्रश्न, किसके बीच में पड़ती है? तो धौलाधार और पीर पंजाल के में, याद रखिएगा। नेलांग घाटी ये आपका उत्तरकाशी में है, उत्तराखंड में है। ठीक, याद रखना। युथांग घाटी ये सिक्किम में पड़ता है। असम ये जुकू घाटी है आपका मणिपुर और नागालैंड के बीच में है। ठीक है, सांगला आपका किन्नौर हिमाचल प्रदेश में है, पर्वत चोटी ये। मरखा घाटी आपका लद्दाख में है। ये सारी चीज़ें मैंने बता रखी हैं। ठीक है, इनसे इस और भी बेहतरीन तरीके से मैंने ताबड़तोड़ वाली सीरीज़ में देखिएगा, मैंने बता रखा है, आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, एक क्विक रिवीजन करके एक पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें देखिए बहुत सारे फैक्ट्स मैंने बताए हैं। तो ये अगर आपको अपनी जो तैयारी है और पुख्ता करनी है तो चैनल से जुड़े रहिए। ठीक है, इन सब के जो ये आपके PDF हैं वो सब मैं टेलीग्राम चैनल पर भी भेज देता हूँ, तो उससे भी आप जुड़ जाइएगा। ठीक है, चलिए फिर इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आप इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा दोस्तों के बीच में। चलिए मिलते हैं, जय हिंद।